guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 1 p.m. in the afternoon. So today we are going to talk about the Poland process, and today in this process we are specifically talking about the seasonal work permit. 2024 के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोना डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ वर्क परमिट. सीजनल वर्क परमिट के अंदर आपके दो टाइप रहते हैं और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. क्लासिफिकेशन आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस लोगों को आपको कौन सा सीजनल वर्क परमिट मिलता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोना टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज जिसके लिए सीजनल वर्क परमिट आपको मिलता है और आपका वर्क टाइप क्या रहता है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो, किस लोगों को ये वर्क परमिट मिलता है और कितना आपका वीज़ा रेशियो है, उसके बारे में भी बात करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, इफ आई टॉक अबाउट द पोलैंड सीजनल वर्क परमिट, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क परमिट. जो पहला आपको मिलता है डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट मिलता है, वो आपका मेनली किसके लिए होता है, जो पोलैंड की टेरिटरी में नहीं रहता. और जैसे पोलैंड के अंदर ईयू नेशनल है, ईयू में जो यूरोप के अंदर एक ट्रीटी साइन है जिसमें अगर वहाँ पे एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है तो उनका वीज़ा फ्री एक ट्रीटी है जिसमें उनको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता. फिर वहाँ जाके वो लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं फिर अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं. अगर वहाँ पे काम करते हैं तो फिर उसके लिए उनको नेशनल सीजनल वर्क परमिट मिलता है, उनके लिए अलग रहता है. और जो कैंडिडेट है जैसे थर्ड कंट्री नेशनल है जैसे इंडिया या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, इफ़ आई टॉक अबाउट अदर लोकेशन, तो वहाँ के लिए जो आपको मिलता है डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट मिलता है. और डायरेक्टिव जो सीजनल वर्क परमिट है, अब आपको मैं दोनों टाइप इसलिए बता रहा हूँ. डायरेक्टिव ऑफ नेशनल जो सीजनल वर्क परमिट है, इसमें भी इनका जो रेशियो रहता है, जो कोटा होता है, सीजनल वर्क परमिट भी कोई लिमिटेड अमाउंट में निकलते हैं सारे, और उसका भी कुछ रेशियो होता है. इतने कैंडिडेट या फिर इतने एम्प्लॉयज़ हम दूसरे अदर कंट्री से बुला सकते हैं, तो उसका भी एक रेशियो रहता है. तो दोनों को मिला के रेशियो बनता है, डायरेक्टिव और नेशनल वर्क परमिट को दोनों को मिला के. और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट में जाते हैं. और या फिर अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी वर्क करें, आपके पास एक वैलिड वीज़ा है, और तभी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल सीजनल वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं. उसमें क्या होता है आपका जो, आप अगर आप पे ऑलरेडी एक वर्क वीज़ा, आप पे वर्किंग राइट्स हैं, देन आप इसमें अप्लाई करते हैं. या फिर ईयू कंट्रीज आते हैं, जैसे अदर यूरोप के अंदर अदर कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ से अगर कोई एम्प्लॉय आता है या फिर कैंडिडेट आता है तो फिर वो नेशनल सीजनल वर्क परमिट फाइल करता है और फिर वो अपना सीजनल वर्क परमिट में वर्क करते हैं. और जो ज़्यादा रेशियो, ज़्यादा वर्क परमिट किसको मिलते हैं, अब बताता हूँ. जो ईयू के लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पर आते हैं वो लोग, और 8-9 महीने काम करने के बाद जो अपना यूरोप के अंदर जो भी लोकेशन है वहाँ पे दोबारा वापस चले जाते हैं. अगर मैं डेवलप नेशन की बात करूँ तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पोलैंड. इफ़ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल, इफ़ आई टॉक अबाउट यूरोप, और फिर यूरोप के अंदर जो लोकेशन है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सम अदर लोकेशन में जाते हैं, तो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा में भी जा सकते हैं वो लोग, और कुछ टाइम काम करते हैं, फिर वो लोग वहाँ से कहीं और चले जाते हैं. टॉकिंग अबाउट द डेवलप नेशन, तो सेम वैसे ही पोलैंड के साथ भी होता है. जो डेवलप नेशन है वहाँ से लोग आते हैं आपके, जिसमें वीज़ा फ्री एंट्री जिसके पास होती है, वो लोग वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पर आते हैं और सीजनल काम करके वहाँ से 7-8-9 महीने जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट करके फिर अपने जो भी कंट्री है वहाँ पे वापस चले जाते हैं. तो उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सीजनल वर्क परमिट में एज़ कम्पेयर टू थर्ड कंट्री नेशनल. जो आपके डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका रेशियो भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, बहुत कम रहता है. और डायरेक्टिव में अगर देखें तो 2018 के अंदर ही पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था सीजनल वर्क परमिट का, और 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गए इसको, और अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर इन प्रोग्रेस है अभी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया और सम अदर लोकेशन, उतना ज़्यादा रेशियो आपका सही नहीं रहता. और अगर यहाँ पे देखें तो यूक्रेन के अंदर से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय ये लोग हायर करते हैं. अगर 2018 का हम रेशियो देखें, जो डायरेक्टिव पाथ के अंदर से अगर 2018 का रेशियो आपको दिखाऊं तो इन लोगों ने कम से कम 46,417 वर्क परमिट निकाले थे. और जो सीजनल वर्क परमिट किसको मिले थे, वो डायरेक्टिव पाथ से यूक्रेनियन थे, जो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आए थे और उनको सबसे ज़्यादा वर्क परमिट मिले थे, उसके थ्रू वीज़ा मिला था. और अगर परसेंटेज देखें तो 35 से 44 साल के जो लोग थे उनको 29% उनका रेशियो ज़्यादा था, उनको ये वर्क परमिट मिला था, वर्क वीज़ा मिला था. एंड देन उसमें जो रेशियो था, जो वुमेन थी उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी. और उस टाइम पे तो सैलरी इंटायरली डिफरेंट था, अब तो 600 समथिंग यूरो चले गया है. और उस टाइम पे जो अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी थी 570 यूरो थी. और जो सेक्टर था जिसमें सबसे ज़्यादा इन लोगों ने एम्प्लॉय करे थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करे थे डायरेक्टिव पाथ के अंदर. और अगर यहाँ पे देखें तो किस किस डोमेन के लिए अगर हायर करें उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले सेक्टर आपका होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके अंदर आपका आता है क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, या फिर क्रॉप अपना कल्टीवेशन के लिए ये लोग यूज़ करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको. और
इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे फार्म वार्म पे एम्प्लॉय करते हैं, जैसे आप पूरा जैसे एनिमल्स हैं उनकी जो एनिमल प्रोडक्ट है जैसे मिल्क हो गया फिर अदर थिंग्स हैं, उसमें आप पूरा प्रोडक्शन में पूरा देखते हैं, और जो भी इनका पैकिंग वगैरह होती है या फिर उनका जो भी प्रोसेस होता है उसमें आप काम करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री में आपको हायर कर लेते हैं, जिसमें आपका लॉजिंग का काम वो होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट में वर्क होते हैं आपके, जैसे अब वुडन वर्क होते हैं उनके लिए आपको हायर करते हैं। एंड देन द अदर डोमेन इज आपको फिशिंग के लिए हायर करते हैं लोग, जो फिशिंग पोल्ट्री होती है उसके लिए एम्प्लॉयज़ लोग हायर करते हैं। जो मीट प्रोसेसिंग होता है उसके लिए भी आपको हायर करते हैं। 3 डिफरेंट डोमेन होते हैं, पहला आपका एग्रीकल्चर है, दूसरा आपकी फॉरेस्ट्री है, द थर्ड इज़ फिशिंग। इसके लिए आपको हायर करते हैं। अगर आपको एक बार सीजनल वर्क परमिट मिलता है तो कम से कम 9 मंथ के लिए वैलिड रहता है, और उसके बाद अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। और जो पोलैंड में आप टीआरसी कभी फाइल करते हैं तो कभी 9 मंथ के अंदर आपका आ जाता है। अदरवाइज बहुत सारा केस ऐसा होता है कि 9 महीने से ऊपर टाइम लग जाता है, और एक बार आपका वर्क परमिट एक्सपायर होगा तो फिर आपको दोबारा वर्क परमिट वहाँ पे लेके अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर अगर आपका वैलिड वर्क परमिट नहीं होगा तो फिर आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। तो फिर ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस देते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस सीजनल वर्क परमिट पीपल चूज टू गो फॉर जनरल वर्क परमिट, जो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहता है। और 3 साल के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, हर जो वर्क परमिट आता है उसकी वैलिडिटी डिफरेंट होती है। कोई 1 साल के लिए होता है, कोई 2 साल के लिए होता है, कोई 3 साल के लिए होता है। तो आपका जो वर्क परमिट है लोग जनरल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो उसका टाइम होता है मिनिमम 1 साल का आपका वर्क परमिट मिलता है। और इंडिया से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, और जो आपका नॉर्मल वर्क परमिट आता है इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होती है। तो ऐसा होता है जैसे आपके पास वर्क परमिट आता है, इंडिया में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, और अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा तो सबसे पहले अगर आपको 8-9 महीने के टाइम के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है आपका वर्क परमिट एक्सपायर होता है, आपको टोटल लॉस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड थिंग इज, अगर आप नॉर्मल वर्क परमिट लेते हैं, जनरल वर्क परमिट इसको कहते हैं, वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो फिर 1 साल के अंदर अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगा, सैलरी सही है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप थोड़े टाइम बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर नॉर्मल आप मैनुअल अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं तो नहीं बोलूँगा, अगर मैनुअली आप बुक करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं इसमें 1-1 साल का टाइम भी लग जाता है। बट अगर आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करना चाहते हैं, फिर आप किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट में, इन दैट केस यू गेट द अपॉइंटमेंट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई कैन से अर्लीस्ट जो भी आपके स्लॉट्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं, पर उसका बहुत ज़्यादा हाई चार्ज होता है, और स्कैम होने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल भी रहता है उसमें बहुत सारे सिनेरियोज में। और अगर मैं नॉर्मल वर्क परमिट के बारे में बोलूँ तो इसमें यूक्रेनियन लोग हैं, उनको 99% तक का जो डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट है जो जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं, एक डेटा निकाल रखा है इन लोगों ने, डेटा में पूरा मेंशन करके बता रखा 2018, 19, 20। तो इसमें जो 99% एम्प्लॉयज़ उनके हायर हुए थे वो यूक्रेन से थे। यू कैन हैव अ लुक राइट है, इन लोगों ने सारा पूरा मेंशन करके दे रखा है। जो सीजनल वर्क परमिट आपके डायरेक्टिव पाथ से निकले हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1,33,000 आपके वर्क परमिट निकले थे, जिसमें 99% जो परमिट थे वो आपके यूक्रेनियन को मिले थे, और जो 1% है उसमें अदर कंट्रीज़ थी जो डायरेक्टिव आपके पाथ्स रहते हैं। 2019 का जो रेशियो था है, उसके बाद 21, 22, 23 में देखूँ तो थोड़ा ज़्यादा 10-15% आप मान के चलो, इतने ज़्यादा चेंजेस वगैरह हुए होंगे। बट जो मेजोरिटी है उस टाइम पे किसको मिले थे, देखो आप यहाँ पे 1,33,000 जो आपके वर्क परमिट है यूक्रेनियन को मिले थे, बेलारूस वालों को 649 मिले थे, मोल्डाविया के 382 हैं, जॉर्जिया के 203 एप्लीकेंट को मिला था, नेपाल के 179 एप्लीकेंट को मिला था। अगर इनका पूरा रेशियो निकले तो 99% यूक्रेनियन को मिला था। और इसके बाद आने वाले टाइम पे पूरा चेंज हुआ था। 21, 22, 23 में देखूँ तो अभी मेरे को लगता नहीं होगा कि अगर जितने भी डायरेक्टिव पाथ के अंदर से आपके सीजनल वर्क परमिट मिलते हैं 10 से 15% अगर आप देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जैसे आपके नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, और अगर मैं एक कंट्री और थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, अगर यहाँ से लोग अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, आपके जो डायरेक्टिव पाथ हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो अगर देखें तो 15% गया होगा। 15% में अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली, ये 5 कंट्रियों का सम बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% आपका जो डायरेक्टिव पाथ है अगर सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो इतने लोगों को आपको अभी अपना सीजनल वर्क परमिट के अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है। बट अगर रेशियो देखूँ तो आपका जो जनरल वर्क परमिट है उससे बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा है। अगर देखें, अगर एक रेशियो देखा जाए तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर द सीजनल वर्क परमिट आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस आपका जनरल वर्क परमिट। अगर सीजनल वर्क परमिट अगर आप अप्लाई करो तो आपका जो एजेंट है वो बोलता है थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम कम रहता है इसका, जल्दी आपके पास वर्क परमिट आता है। बट द थिंग इज फिर जो बाकी प्रोसेस होता है आपका दैट इज सेम। एंड द अदर प्रॉब्लम इज, अगर आपको एक बार वीज़ा मिल भी जाता है तो उसके बाद भी आपको जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ये है कि 9 महीने के अंदर अगर आपकी टीआरसी नहीं आई तो इन दैट केस आपको दोबारा वर्क परमिट वहाँ पर फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंट्री छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ेगा।
तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है. रादर देन अप्लाइंग फॉर दिस सीजनल वर्क परमिट, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द नेशनल जनरल वर्क परमिट. और उसमें भी अभी फ़ायदा नहीं है. जनरल वर्क परमिट भी अगर पोलैंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपने रेशियो देगा 10 से 15% है, और लोगों को अपॉइंटमेंट वगैरह मिल नहीं रहे इंडिया के अंदर. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द पोलैंड आफ्टर hearing every single information regarding the process, the ratio is not so good, you know about this thing, फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि rather than applying for the seasonal work permit, go for normal work permit जो आपका पोलैंड का होता है. और जो डायरेक्टिव वर्क परमिट है उससे ज़्यादा जो लोग होता है, इसमें भी जो आपका ऐसा होता है कि कम से कम रेशियो आपका बहुत कम होता है. डायरेक्टिव में भी बहुत कम कैंडिडेट लोग अपने यहाँ पे वीज़ा प्रोवाइड करते हैं. डायरेक्टिव के अलावा जो नेशनल सीजनल वर्क परमिट होता है जिसमें जो EU नेशनल होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पे आते हैं या फिर जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. जैसे आप एक वर्क परमिट में जाते हो, आप वहाँ पे ऑलरेडी वर्क करो, फिर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो. इन दैट सिनेरियो अगर आप वहाँ पे काम करते हैं किसी भी कंपनी पे तो आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. नेशनल सीजनल वर्क परमिट वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट. अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी वहाँ पे काम करेगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अगर आप पे ऑलरेडी वर्किंग राइट्स होते हैं. हर कंट्री पे होता है. अगर इफ़ यू आर गोइंग देयर एंड सीजनल वर्क परमिट, सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग. जो नेशनल सीजनल वर्क परमिट वाले हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट. दो तरीके के आपके सीजनल वर्क परमिट आते हैं और इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. बट इफ़ यू अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया तो आपके पास एक ही वर्क परमिट होता है, दैट इज़ डायरेक्टिव सीजनल वर्क परमिट, अगर जो पोलैंड के बाहर से अप्लाई करते हैं उनके लिए. और उसमें भी आपको मैंने रेशियो बता दिया कैसा रेशियो है. एंड still you want to apply for that, it's your call. So before applying for any of the process or कहीं के लिए भी अप्लाई करो एक बार पूरा सर्च कर लो, अदरवाइज यू गोना एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम. सो अगर आपको पैसे सेव करने तो देन डू वन थिंग, रिसर्च अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, देन गो हेड विद द प्रोसेस. आई थिंक आई हैव गिवन यू द क्लैरिफिकेशन अबाउट द सीजनल वर्क परमिट. आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रेशियो भी मैंने आपको बता दिया. नाउ इट्स अप टू यू. आपके पास पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोसेस के लिए, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.